दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आपका अपने आदित्य कोचिंग क्लासेज में। हम लोग पढ़ रहे थे टेट सुपर टेट की मैथ के बारे में, जिसका पहला टॉपिक था यहाँ पर ये संख्या पद्धति, जिसमें हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि संख्या, संख्यांक, सम संख्या, भाज्य संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, इन सभी संख्याओं के बारे में पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना था ये दशमलव संख्या और उसके कुछ प्रकार, और हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे अपवर्त तथा अपवर्त के बारे में। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पर दशमलव संख्या में इसका पहला भाग है या पहला प्रकार है शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या कहते किसे हैं? ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार, ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो। जैसे कुछ अंकों के बाद वहाँ पे रुक जाए, फिर वहाँ पे ये अनंत तक ना जाए। जैसे देखिए यहाँ पे आपको समझा दें, यहाँ पे 2.5, 2.5 ये शांत है कि नहीं है? आप कहेंगे है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे ये अंक, यहाँ पे कोई अंक यहाँ पे नहीं लिखा गया है, यहाँ पे इस तरह नहीं लिखा गया है कि यहाँ पे लिखा गया। यहाँ पे अगर ऐसा नहीं मिला तो ये क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। अगर इसे हम भिन्न के रूप में चेंज करते हैं, अगर भिन्न दी गई हो तो आप कैसे पहचानेंगे हाँ ये शांत दशमलव संख्या है कि नहीं है? तो जान लीजिएगा कि शांत दशमलव संख्या को अगर भिन्न के रूप में चेंज करते हैं तो जो उसके हर का अभाज्य गुणनखंड है, उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 हो या 5 हो या फिर दोनों हो, 2 हो या 5 हो या फिर दोनों हो, इनके अलावा कोई तीसरी संख्या ना हो, तो अगर ऐसी कहीं पर भिन्न मिलती है तो उसे हम क्या कहेंगे? शांत दशमलव संख्या कहेंगे। जैसे देख लीजिएगा, अगर आप हम सामने अगर ये कर दें कि मान लीजिए 27 बटे में कहीं पे लिखा गया 10, 27 बटे में क्या लिखा गया है? 10। तो 10 का अगर आप यहाँ पे गुणनखंड करेंगे, इसके हर का भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 10 गुणनखंड 2 गुणे कितना हो जाएगा? 5। बताइए, इसमें 2 है और 5 दोनों है ना, तो इसलिए ये शांत दशमलव संख्या है कि नहीं? ये है। और अगर हम इसी का स्थान पे केवल 5 लिख देते हैं, केवल क्या लिख देते हैं आप? ये 5, तब भी ये शांत दशमलव संख्या ये है। अगर यहाँ पे केवल 2 लिख देंगे तब भी ये शांत दशमलव संख्या है। लेकिन अगर इसी के अलावा कोई अगर अन्य संख्या लिख दिए, अगर इसे हम यहाँ पे 6 लिख दिए, तो पहले आप 6 का भाज्य गुणनखंड कीजिएगा। अगर हम 6 का भाज्य गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 2 गुणे 3, 2 तो यहाँ पर है, लेकिन एक अन्य संख्या यहाँ पे आ चुकी है 3। अगर इसके स्थान पर अगर 5 होता तब ये हो जाता शांत दशमलव संख्या, लेकिन यहाँ पे हमने कहा 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा मिला तो इसे हम क्या कहेंगे? हम अशांत दशमलव संख्या। लेकिन सबसे पहला कार्य यहाँ पे ये शांत है, क्यों? यहाँ पर इसको आप हल कर दीजिएगा, बाद में आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। सबसे पहला कार्य जो भिन्न दी रहेगी, पहले क्या ऊपर नीचे की संख्या से कट रहा है, कटने के बाद अगर ये ना कटे, जब दोनों आपस में ना कटे, तब उसे हम क्या करेंगे? उसके हर का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर तो कट जाएगा ना, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 नवा 27, ये क्या है? 9 बटे में 2, यहाँ पे केवल 2 बचा है, इसलिए शांत दशमलव संख्या है। अब देखिए कोई दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए शांत दशमलव संख्या का। अगर आपसे हम ये पूछ लें, कहीं पे लिखा गया है 42 बटे में 15, 42 बटे में क्या लिखा गया यहाँ पर? 15, 42 बटे में 15। तो यहाँ पर ये बताइए शांत दशमलव संख्या है कि नहीं है? तो क्या करेंगे? पहले आप ये सोचिए, कहीं ये दोनों ये किसी अन्य संख्या से कट तो नहीं रहे हैं? हाँ, ये कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? 3 से। 3 5 15 और 3 से 11, इसे आप काटना चाहेंगे। 3 एकम 3, 3 चौके 12, यहाँ हो जाएगा 14 बटे में 5, यहाँ पर हो जाएगा 14 बटे में 5। केवल यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया? 5 है, इसलिए ये 14 बटे में 5 अर्थात 42 बटे में 15 क्या है? एक शांत दशमलव संख्या है। पहले इसको हम हल करेंगे, हल करने के बाद अगर देखेंगे यहाँ पे, फिर इसके हम अभाज्य का गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे अगर गुणनखंड में केवल 5 मिलेगा या केवल 2 मिलेगा या दोनों मिलेंगे यहाँ पर, तब उसे क्या कहेंगे? हम शांत दशमलव संख्या कहेंगे। लेकिन कब? पहले ऊपर नीचे यहाँ पे आप हल कर देगा, क्या यहाँ पे कटने के लायक यहाँ पे है कि नहीं, तब उसके बाद आप इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए एक हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कहीं पे कह दिया गया कि 21 लिख दिया गया, 21 बटे में यहाँ पे 14 कर दिया। 21 बटे में कितना कर दिया? 14। तो ऊपर नीचे जो संख्या है ये किस संख्या से विभाजित हो रही कि नहीं हो रही है? हाँ, किससे हो रही है? 7 से। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, यहाँ हो जाएगा 3 बटे में 2। 3 बटे में जो 2 यहाँ पर है, देखिए नीचे केवल यहाँ पे 2 आया ना, इसलिए यह शांत दशमलव संख्या है। अगर 5 आता, 2 आता या फिर दोनों आता, तब ये शांत दशमलव संख्या कहलाएगी, वरना ये नहीं कहलाएगी। अब चलेंगे हम लोग अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या किसे कहते हैं?
कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत ना हो, एकदम लगातार चलता चला जाए, बढ़ता हुआ चला जाए, वो समाप्त ना हो, तब उसे क्या कहते हैं? अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे आपके सामने हम अगर ये लिख दें कि 7.5, ये 7.2, 7, 3, 8, 7, इस तरह से बढ़ता चला जाए, तो ये क्या है? अशांत दशमलव संख्या है। ये क्या है? अशांत दशमलव संख्या। अब इसके प्रकार है, इसके दो प्रकार होते हैं। अशांत दशमलव संख्या कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ये देख लीजिएगा। पहला प्रकार है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। यहाँ पे आवर्ती का मतलब क्या है? आप लोग विज्ञान में पढ़े होंगे। आवर्ती गति का क्या मतलब आता है? यदि कोई पिंड अपनी गति को बार बार दोहराता है तो उस गति को हम क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पर बस संख्या दोहराई जाएगी। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या किसे कहते हैं? यदि किसी दशमलव संख्या में दशमलव भाग में, किसी दशमलव संख्या के दशमलव वाले भाग में एक अथवा एक से अधिक अंकों की बार बार के समूहों की बार बार पुनरावृत्ति होती है, बार बार वो संख्याएं आती हैं, तब ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिएगा, अगर आप हम ये कह दें कि 2.272727 इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है। ये देखिए हमेशा 272727 आता चला जा रहा है। कोई अन्य एग्जाम्पल देख लीजिए, 3.66666 इस तरह से, चाहे एक अंक होगा चाहे अंकों का यहाँ पे समूह होगा, अगर ये बार बार दोहराया जाएगा तो इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहेंगे। अब जान लीजिएगा, कोई पूछ लेगा कि अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को और हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम कह दें आपसे 7/3 लिखा गया, क्या लिखा गया? 7/3। अगर इसे हम चेंज करना चाहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में, कैसे? 3 से अगर भाग करेंगे, 3 दूनी 6। अगर हम 3 से भाग करना चाहेंगे यहाँ पे तो 3 दूनी 6, यहाँ कितना आएगा? 1 आएगा। कितना पे आएगा? 1। तो फिर अगर हम दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 3 तिरिका 9, फिर 1 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 तिरिका 9। इस तरह से इसका मान कितना आएगा? 2.33333। देखिए इसी तरह से आ रहा है ना। जो संख्या से बार बार ये दोहराई जाती है ना, इसको चाहे तो वहां पे रोक सकते हैं। देखिए दशमलव के बाद इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2.3 बार। अगर आप बार लगा दिए, इसका मतलब उनकी पुनरावृत्ति जो हो रही थी हमेशा होगी, वो बस जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है उसी पर हम बार लगा देंगे, बस वहीं पे रुक जाएगा। अब देखिए, अच्छा, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या यहाँ पे किसे कहते हैं? यहाँ पे लिखा गया है अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। अनावर्ती का मतलब क्या? यहाँ पे आवर्ती, इसका जस्ट उल्टा ही क्या होता है? अनावर्ती होता है। अब इसे किसे कहते हैं? देख लीजिएगा, यदि किसी दशमलव वाली संख्या में दशमलव भाग में, यदि किसी दशमलव संख्या के दशमलव वाले भाग में एक या एक से अधिक अंकों के समूह की पुनरावृत्ति ना हो और दशमलव प्रसार भी समाप्त ना हो, तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। एक बार फिर समझ लीजिएगा, यदि किसी दशमलव संख्या में या के वहां पे दशमलव वाली संख्या के दशमलव भाग में एक अथवा एक से अधिक अंकों के समूह की पुनरावृत्ति ना हो मतलब दोहराया ना जाए और दशमलव प्रसार समाप्त भी ना हो, तो हम ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। ये जान लीजिएगा, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं ही क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है। तो अगर पूछ ले कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो जान लीजिएगा अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या होती है। अपरिमेय, जितनी भी अपरिमेय संख्या होंगी वो सभी संख्याएं अशांत होंगी, अनावर्ती दशमलव संख्याएं होंगी। वो क्या होंगी? अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या होंगी। जितनी भी संख्याएं रूट में होती है जिसका वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं पूरा, वो सभी संख्याएं क्या होती है? अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं, वही अपरिमेय संख्या होती है। इसमें एक संख्या और भी सम्मिलित है जिसे आप लोग जानते हैं पाई के नाम से। इसे क्या बोलते हैं आप लोग? पाई के नाम से। यहाँ पे पाई का मान आप लोग कहते हैं 22/7 होता है। अच्छा, पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। पाई का मान कितना होता है? 22/7? गलत है, पाई का मान 22/7 नहीं होता है। कोई अगर पूछ ले कि
कि पाई का मान कितना होता है, तो आप लोग कभी भी ये नहीं बताएंगे कि पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 के लगभग होता है, ना कि पाई का मान 22/7 होता है। तो अच्छा, पाई कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। टेट में पूछा जाता है कि पाई है, पाई क्या है? पूर्णांक है, परिमेय संख्या या परिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। आप वहां पे क्या बताएंगे? पाई एक अपरिमेय संख्या है। कोई पूछे क्यों? क्योंकि पाई का मान 22/7 नहीं होता। अगर 22/7 होता है तब तो पाई एक परिमेय संख्या हो जाती। अच्छा, 22/7 ये क्या है? 22/7 किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात होता है। 22/7 किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात होता है। कितना? 22/7 ये होता है। इसीलिए हम पाई का मान वृत्त वाले सवाल में, शंकु वाले सवाल में, बेलन वाले सवाल में हम क्या रखते हैं? यहाँ पर 22/7 रखते हैं, और कहीं पर नहीं रखते। पाई का मान 22/7 है। अब इसके बाद हम चलेंगे अपवर्तक और अपवर्त की ओर। अपवर्तक और अपवर्त की ओर। अपवर्त किसे कहते हैं और अपवर्तक किसे कहते हैं? देखिए, अब हम पढ़ेंगे अपवर्तक या विभाजक, अपवर्त या गुणज, जातीय मान या वास्तविक मान, स्थानीय मान इत्यादि के बारे में। अच्छा, अपवर्तक या विभाजक तथा अपवर्त या गुणज कैसे हम पहचानेंगे? वहाँ पर आपको हम एक आसान तरीके से बताना चाहते हैं। अच्छा, आप लोग इस आकृति को देख के बताइएगा। ये क्या है? भाई हमको इतना अच्छा बनाना नहीं आता है। जान लीजिएगा ये क्या होता है। ये चाकू है और ये क्या है? सेब है। ये चाकू, यहाँ पे ये सेब, ये क्या है? चाकू है। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि कौन कट सकता है, कौन काट सकता है? इतना तो आप लोग बता सकते हैं कि सेब कटेगा और चाकू क्या करेगा? उसे काटेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम इसी के जरिए हम बताएंगे आपको। जो काट देगा उसे हम क्या बोलते हैं? अपवर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तक बोलते हैं। जो कटेगा उसे क्या बोलेंगे हम? अपवर्त बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे हम? अपवर्त बोलेंगे। समझ गए होंगे। जो किसी दी हुई संख्या को विभाजित कर दे, वह संख्या दी गई संख्या का अपवर्तक कहलाएगा। फिर समझिएगा, वह संख्या, एक एग्जांपल यहाँ पे लेके बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 25 लिखा गया और यहाँ 5 लिखा गया। वह संख्या जो किसी दी गई संख्या को विभाजित कर देगा, वह संख्या दी गई संख्या की क्या कहलाएगी? यहाँ पे ये अपवर्तक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये अपवर्तक। तथा इसी का विपरीत अगर ये बोल दें कि वह संख्या जो किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए या कट जाए, वह संख्या दी गई संख्या की यहाँ पे क्या कहलाएगी? अपवर्त कहलाएगी। यहाँ पर कौन अपवर्त कौन अपवर्तक है आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पर कि 25 क्या है? अपवर्त है, और 5 क्या यहाँ पर ये अपवर्तक है। जो विभाजित करेगा वो क्या कहलाएगा? अपवर्तक। जो यहाँ पे विभाजित खुद हो जाएगा किसी दी गई संख्या से, वह क्या कहलाएगा? यहाँ पे ये अपवर्त कहलाएगा। इससे आप दोनों यहाँ पे इकट्ठे आप समझ गए कि कौन अपवर्तक होता है, कौन अपवर्त होता है। अगर आपको अपवर्तक ज्ञात करना होगा तो आप यही सोचिएगा कि यह संख्या किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकती है। जैसे अगर आपसे हम ये कह दें कि देखिए, हम अगर आपसे ये कह दें कि 20 के अपवर्तक लिखिए। 20 के अपवर्तक यहाँ पे कौन कौन होंगे? तो इसका मतलब ये है कि 20 किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकती है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कौन कौन इसको काट सकता है। तो 1 काट देगा, 2 काट देगा, 4 काट देगा, 5 काट देगा। उसके बाद क्या काटेगा? यहाँ पे ये 5 के बाद 6 काटेगा नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, क्या करेगा? 10 काटेगा। और एक वह संख्या स्वयं है जो खुद को ही विभाजित कर देगी। ये क्या है? 20 के अपवर्तक है। अपवर्तक का मतलब जो इस संख्या को काट दे वह इसकी अपवर्तक कहलाएंगे। अब अगर हम आपसे ये कह दें, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 27 कह दें। 27 के अपवर्तक यहाँ पे कौन कौन हो जाएंगे? 27 के अपवर्तक यहाँ पे कौन कौन होंगे? 27 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, क्या 2 से कटेगा? नहीं, 3 से कटेगा। उसके बाद 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से कट जाएगा। और किससे कटेगा? ये
9 से कटेगा और किसे कटेगा ये बोलिए, 1 से 3 से 9 से और किससे कटेगा ये स्वयं 27 से ही कटेगा। किससे कटेगा ये 27 से ही कटेगा। अब हम अगर आपसे ये कह दें अपवर्त के लिए ज्ञात कीजिए, अगर हम आपसे ये कह दें अपवर्त लिखिए किसके, मान हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम कह दें कि 14 के अपवर्त लिखिए, 14 के अपवर्त्य। अपवर्त जब भी आप ज्ञात करेंगे बहुत आसान है, क्या करना हो केवल आप उसी का पहाड़ा पढ़ दीजिएगा बस। अगर ये कहेगा अपवर्त ज्ञात कीजिए तो आप उस संख्या का पहाड़ा पढ़ दीजिएगा। इसका पहाड़ा पढ़ेंगे आप कितना कितना प्राप्त होगा, 14 14 28 चौतियाँ 42 14 के 56। जितना आप पढ़ते जाएंगे उतना ही आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। कोई दूसरा यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे हम अगर आपसे ये कह दें कि 12 के अपवर्त लिखिए, 12 के अपवर्त लिखिए, तो यहाँ पे 12 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 12 कम 12 12 दूनी 24 12 36 12 चौक 48। इस तरह जितना आगे बढ़ते जाएंगे ये 12 के अपवर्त प्राप्त हो जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि अपवर्तक जब भी आपसे कहेगा ज्ञात करने के लिए तो आप ये सोचिएगा कि वह संख्या किन किन संख्याओं से कट सकती है, जो संख्याएं वह संख्या जो किन किन संख्याओं से कट सकती है, तो जिन जिन संख्याओं से वह कटेगी वही संख्याएं उसके लिए क्या कराएंगे अपवर्तक कराएंगी। तो यहाँ पे आप ये सोचिएगा, यहाँ पे 20 के अपवर्तक कौन कौन जाएंगे, 1 2 4 5 10 20। फिर इसके बाद 27 के 1 3 9 27 वह स्वयं। फिर इसके बाद अगर अपवर्त कहता है, जिसका भी अपवर्त अगर पूछना चाहेगा वह, तो क्या करेंगे हम उसका पहाड़ा पढ़ देंगे, बस इतना ज्ञात करना होगा आपको। अब जातीय मान या वास्तविक मान यहाँ पे क्या होता है, हम किसी संख्या के वास्तविक मान को भी हम जातीय मान कहते हैं। किसी संख्या के वास्तविक मान को हम क्या कहते हैं, जातीय मान कहते हैं। ये किसी अंक का, कोई पूछ ले कि जातीय मान क्या होता है, किसी अंक का, किसी संख्या में किसी अंक का वह खास मान जो स्वयं अपना ही मान होता है वही क्या होता है, जातीय मान होता है। जैसे अगर हम आपसे ये एग्जाम्पल के रूप से कह दें कि यहाँ पे कह दिया गया कि 52, यहाँ पे लिख दें 52 में 5 का जातीय मान क्या होगा, जातीय मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, ठीक है ना, इसका वास्तविक मान ही चाहे जहां पर वहां पे रहेगा, हर यहाँ क्या प्राप्त होगा, वहां पे एक ही संख्या पे आएगी। जैसे यहाँ पे पूछा 5 का जातीय मान कितना होगा, यहाँ पे 5 ही होगा। लेकिन अगर स्थानीय मान कहता तब उसके स्थान द्वारा निर्धारित ये मान होता है। किसी संख्या में किसी अंक का उसके स्थान द्वारा निर्धारित मान ही क्या कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है। जैसे इसी में अगर ये कह दें कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान क्या होगा यहाँ पे, तो 5 का स्थानीय मान ये दहाई के स्थान पे है ना, ये 5 किसके स्थान पे है, ये दहाई के स्थान पे। दहाई में हम 10 से गुणा करते हैं, तो 5 में आप 10 से गुणा करें कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 दाम में 50 हो जाएगा। तो जातीय मान ये क्या, ये स्थानीय मान है। इतना आप समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल अच्छा लेते हैं, देखिए अगर आपसे कोई, देखिए यहाँ पे टेट में इस प्रकार से पूछता है कि 2700, मान लीजिए यहाँ पर 2720 लिखा गया है, 2720 है। यहाँ पे कह दिया कि इसमें दो यहाँ पे 7 के वास्तविक मान तथा जातीय मान का अंतर यहाँ पे ज्ञात कीजिए। कोई पूछ लिया कि 2720 के में यहाँ पे 7 के जातीय मान, वास्तविक मान तथा जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। वास्तविक मान का लीजिए, ये स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। इसका स्थानीय मान कितना होगा, पहले ये बताइएगा। स्थानीय मान, इसका स्थान यहाँ पे देखिए, इसका दहाई सैकड़े पर है, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान कितना यहाँ हो जाएगा 700, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये सैकड़े के स्थान पे है, इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे। लेकिन 7 का जातीय मान कितना हो जाएगा, 7 का जातीय मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे केवल 7 होगा। चाहे जिस स्थान पे रहेगा 7 के मान में तब कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर पूछता है क्या जातीय मान या वास्तविक मान, तो 7 ही आप बताएंगे। अब इन दोनों, चाहे वो अंतर पूछेगा चाहे वहाँ पे योगफल पूछेगा, आप दोनों लगा सकते हैं। अगर ये पूछ लिया कि अंतर, क्या पूछ लिया ये अंतर, तो आप क्या करेंगे, 700 में 7 घटा दीजिएगा, कितना आ गया यहाँ पर 693। लेकिन अगर पूछ लिया यहाँ पे योगफल क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, 700
प्लस 7 करेंगे यहाँ पे 707। अब हम कुछ संख्याओं के बारे में हम जानते हैं, यहाँ पे कुछ विशेष आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पर क्या है, ये 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 बताया गया आप लोगों को। एक ना तो भाज्य संख्या हो ना ही क्या है अभाज्य संख्या है। यहाँ पर सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, 2। कोई पूछ ले कि 2 के अलावा कोई अन्य अभाज्य संख्या यहाँ पे है, सम अभाज्य संख्या क्या है, नहीं है। 2 के अलावा कोई अन्य सम अभाज्य संख्या है ही नहीं, यहाँ पर केवल यहाँ पे क्या है, 2 है। फिर इसके बाद सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, भाज्य संख्या आपके ये 4 है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, 3 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या यहाँ पे क्या है, 9 है। और पाई यहाँ पर क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसका विशेष रूप से ध्यान दिएगा, कई बार पूछा गया टेट की परीक्षाओं में कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या ना कि परिमेय संख्या है।